दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे गद्य साहित्य का पहला अध्याय मैं और मेरा देश। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि हर साल इस अध्याय से प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों, मिस नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है और ग्रामरली क्वेश्चन भी इस अध्याय से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस अध्याय के मेन टॉपिक पढ़ेंगे। पूरा अध्याय हम तो पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ मेन टॉपिक्स में आपको समझा होगा। उसके बाद हम इस अध्याय से पूछे गए पूरे प्रश्न, ठीक है, पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसके बाद ग्रामरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको शायद कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े हिंदी से रिलेटेड में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं और मेरा देश। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको इसका मोटिव मोरल समझा देता हूँ, केंद्रीय भाव, कि आपने अपने पड़ोस में, यहाँ पर कहीं पर भी आप सामूहिक स्तर पर यह कहते सुनते सुना होगा कि भाई हमारे देश में ये कमी है, हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे से अच्छा वो वाला देश, ऐसा कभी सुना होगा किसी से, या फिर आपने भी कभी ना कभी ऐसी बातें जरूर की होगी। तो इसी को इस अध्याय में समझाया गया है कि अगर हम ऐसी बातें करते हैं, अगर हम हमारे देश को किसी देश के सामने नीचा दिखाते हैं, हमारे देश की कमियों को उजागर करते हैं, तो हम हमारे देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। ठीक है, तो वो जो है इस अध्याय में समझाया गया है कुछ कहानियों के माध्यम से। तो मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको कहानियां समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको जो पूरा अध्याय कवर हो जाए। ठीक है, और आप इसके प्रश्न उत्तर काफ़ी सरलता से हल कर पाए। तो देखिए, इस अध्याय है मैं और मेरा देश, इसे जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा था, अर्थात ये उसके लेखक थे। ठीक है, तो आपको इसके लेखक कहाँ पर काम आएंगे, आपको सही जोड़ी या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई मैं और मेरा देश के लेखक बताइए, तो क्या रखना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, आपको और एक चीज़ याद रखनी है इस लेखक के उपयोग में, कि आपको पूछा जाता है लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में अगर आपको रचनाएं पूछी गई तो आपको रचनाएं याद रखनी है, धरती के फूल और माटी होगी सोना। काफ़ी सरलतम अध्याय है, काफ़ी सरलतम रचनाएं हैं। अगर आप जिंदगी मुस्काई भी याद रख सकते हैं तो ये भी बड़ा सही है, या फिर इनका मैं और मेरा देश भी अगर आप याद रख लेंगे तो काफ़ी सही है। दो आप कोई भी याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए केंद्रीय भाव। तो केंद्रीय भाव में वही है जो मैंने आपको समझा, अगर आप अपने देश को नीचा दिखाते हैं तो आप देशद्रोह कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो पेज है हमारा मैं और मेरा देश अध्याय का, आपकी किताब का पेज है ये पहला, जिसका मैंने कैप्चर खींचकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए पूरे जो पेज है उसका मैं अर्थ आपको समझा देता हूँ। उस पूरे पेज में कहा गया है कि भाई लाला लाजपत राय, आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय, ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता था। तो वे जो है वे अमेरिका गए, फ्रांस गए और पूरे संसार में उन्होंने जो है अब भ्रमण किया है। कि उन्होंने लाला लाजपत राय ने, वो जो है काफ़ी महान लेखक थे, और उन्होंने गए तो वो जो किसी देश में जाते थे तो वहाँ पर उन्हें भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का अनुभव होता था। और ये जो माथे पर तिलक लगा रहता था कि भाई जिस भी देश में जाए वो देश वाले उन्हें नागरिक कहते थे कि भाई तू भारत से आया है, तेरा देश गुलाम है, ऐसा उन्हें कहते थे। तो इसलिए जो है उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए उनका योगदान दिया। ये पहले पंक्ति में जो है पहले पेज पर आपके कहा गया है। सिंपल सी चीज़ है। आपका दूसरा पेज देखिए, दूसरे पेज पर आपकी दो कहानियां दी गई है। सबसे पहली कहानी है स्वामी राम तीर्थ जी की। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जी जो है जापान जाते हैं, रेल यात्रा कर रहे थे, मतलब जापान में जाते हैं और वो जापान में जो है रेल यात्रा कर रहे थे। अब उन्हें जो है एक भूख लगती है। ठीक है, तो वे जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है उतरते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है कुछ खाने के लिए फल ढूंढते हैं, क्योंकि जो है आपके जो थे स्वामी राम तीर्थ जी एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, तो वे जो है फल ढूंढते हैं खाने के लिए। अब फल ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ पर फल नहीं मिलते हैं, तो वे जो है प्लेटफॉर्म पर ही कहते हैं, मतलब अपने आप से ही कहते हैं कि भाई शायद जापान में अच्छे फल ना मिलते हो। तो उन्हीं के पास एक जापानी युवक जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, और वो जो है उस बात को सुन लेता है, और वह जो है जो कि अपनी पत्नी को रेल पर बिठाने आया था, वो व्यक्ति वो जापानी युवक था, तो वो जो भाग कर गया और काफ़ी दूर से जो है फलों की टोकरी लाया और उसे जो है स्वामी राम तीर्थ जी को भेंट कर दिया, और कहा कि स्वामी राम तीर्थ जी आपको फलों की ज़रूरत थी, ये लीजिए फल। अब स्वामी राम तीर्थ जी ने ऐसा सोचा कि भाई वो जो व्यक्ति उनके लिए फल लाया है वो शायद फल बेचने वाला होगा, तो उन्होंने कुछ उसे पैसे देने की कोशिश की, कुछ अमाउंट देने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिए, बस अपने देश में जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। मतलब कहने का अर्थ तो यह है कि भाई वो अपने देश को कहीं पर भी नीचा दिखाना नहीं चाहता था। ठीक है, और इसी पेज पर आपकी दूसरी और एक स्टोरी दी गई है कि एक युवक था जिसने अपने देश का सिर ऊंचा किया। मतलब जो स्वामी राम तीर्थ से जो जापानी युवक मिला, उसने अपने देश जापान का जो सिर ऊंचा किया फल लाकर, और पैसे भी नहीं लिए। और एक दूसरा युवक था जिसने जो अपने देश का सिर नीचा किया। कैसे? तो इसी में एक स्टोरी दी गई है। इसी में एक व्यक्ति जो पुस्तकालय जाता है और पुस्तकालय में से एक पुस्तक लेता है पढ़ने के लिए। ठीक है, एक छात्र, और उस पुस्तक में से वो कुछ तस्वीरें निकाल लेता है और उस पुस्तक को वापस वहाँ पर जाकर रख देता है। जब जो है पुस्तकालय को इस बात का पता चलता है कि भाई ये लड़का यहाँ से किताब लेके गया और इसने इसमें की जो है तस्वीर निकाल ली, तो पुस्तकालय जो है उसे
दंडित करता है और देश से बाहर निकाल देता है। वो जो व्यक्ति था वो उस देश का नहीं था, मतलब जापान का नहीं था, और जो जो जापान से निकाल दिया जाता है और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई वो विद्यार्थी जिस देश से आया था उस देश का यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी आ नहीं सकेगा। इसलिए एक व्यक्ति ने तो अपने देश का सिर ऊंचा किया और एक ने जो है पुस्तक की तस्वीरें निकालकर अपने देश का सिर नीचा किया। तो यही कहा गया है इस पूरे पेज में। ठीक है, अगला पेज आप पढ़िए। तो अगला पेज में और एक स्टोरी की तुर्की के राष्ट्रपति कमल पाशा जी की। ठीक है, तो कमल पाशा जो है वर्षगांठ का मतलब कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का उत्सव मना रहे थे तुर्की के राष्ट्रपति, और जो हैप्पी न्यू ईयर का उत्सव मनाते मनाते उन्हें शाम हो जाती है और वे जो है कहीं पर मतलब विश्राम करने लग जाते हैं, उनके जो जहाँ पर भी उनका भवन होगा वहाँ पर। और विश्राम करते करते उनके पास एक बूढ़ा किसान आता है और वे जो है मिट्टी की हंडिया, एक मिट्टी का छोटा सा मटका लेकर उसमें शहद भर कर अपने हाथों से तोड़कर जो है लाता है और वे जो है राष्ट्रपति को उपहार करता है। तो राष्ट्रपति जो है उसे स्वीकार लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने दिया हुआ उपहार सबसे श्रेष्ठतम उपहार है, यानी उस किसान ने जो उन्हें हंडिया भर शहद दिया वो जो सबसे श्रेष्ठतम उपहार है, और उसे स्वीकार लेते हैं। बस यही स्टोरी है तीसरे पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी में लिखा है कि क्या आप चलती मुसाफिर खानों, चौपालों, बसों, रेलवे स्टेशनों पर अगर अपने देश को नीचा दिखाते, अपने देश की कमियों को उजागर करते तो आप देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है इस अध्याय का मोरल। ठीक है, तो चलिए हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं और इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने जो पूरा अध्याय पढ़ लिया है और उस अध्याय के बाद जो हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं, अध्याय 1 मैं और मेरा देश गद्य साहित्य का। ठीक है, तो उसके प्रश्नोत्तर भी काफ़ी सरल है। देखिए इसका पहला अति लघुत्तरी का प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। ये पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हमने फर्स्ट स्टोरी मैंने आपको समझाई कि भाई लाला लाजपत राय का जिक्र किया गया है, तो पंजाब केसरी को किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। उनका जो जन्म पंजाब में हुआ था और वो जो पंजाब के लिए एक बहुत बड़े, क्या कह सकते हैं हम, कि कुछ थे, मतलब बहुत ऊंचे पद पर विराजमान थे, इसलिए उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला है, दीवार में दरार पड़ गई से कवि का आशय किससे है? देखिए यहाँ पर दुरार हो गया, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दीवार में दरार पड़ गई से आशय किससे है? तो दीवार में दरार पड़ गई का आशय है मन में पूर्णता का आनंद भाव, मतलब मन में जो पूर्णता का आनंद भाव था उसमें कमी आ गई। मतलब कोई व्यक्ति है आपके, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस है और आप में अगर कमी आ जाती है तो उसे हम कहेंगे दीवार में दरार पड़ना। तो लेखक का क्या आशय था कि भाई मन में पूर्णता का आनंद का भाव था, उसमें कमी का अनुभव होने से है। ठीक है, अगला आपका, जापानी युवक स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा? तो मैंने आपको बताया था कि उसने जो फल का मूल्य नहीं लिया और कहा कि भाई अपने देश में जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो बस आपको लिखना है कि जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को फल के दिए गए मूल्य मांगा, कि आप मूल्य देना ही चाहते हैं तो यह आप देख कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है, आप बस इतना लिख दीजिएगा, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, यह जो जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को दिए गए फल के रूप में मांगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगला, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया था? तो मैंने आपको बताया था कमाल पाशा जो कि तुर्की के राष्ट्रपति थे, उन्हें क्या दिया था? बूढ़े किसान ने मिट्टी की छोटी सी हंडिया में शहद दिया था, यानी छोटे से घड़े में शहद दिया था, पाव भर शहद दिया था, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं लिखिए। अब इनकी दो विशेषताएं हैं, सबसे पहला तो इनकी कलम और दूसरा इनकी वाणी। ठीक है, दो आपको चीज़ें याद रखनी है, कलम और वाणी। ठीक है, अब इन चीज़ों से आप इसकी और ऊपर से इसको बना सकते हैं कि भाई इनकी दो चीज़ें कलम और वाणी है। कलम से भी जो है लोगों को भावना उजागर करते थे देश की, जो है अखबारों में इश्तिहार देते थे, और वाणी के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते थे अपने भाषण द्वारा। ठीक है, लोगों में उत्साह का संचार करते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला आज का, देहाती बूढ़ा कमल पाशा के पास क्यों गया? तो देहाती बूढ़ा कमल पाशा के पास क्यों गया था? तो वो गया था वर्षगांठ का उपहार देने, जो देहाती बूढ़ा कमल पाशा के पास गया था। ठीक है, तो अब देखिए जन्मदिन पर, पाशा के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देने गया था और एक छोटी सी इंडिया में पाव भर शहद लेकर गया था, और उस उपहार को सराहते हुए, मतलब थोड़ा सा इस पर बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अब लिखिएगा उनके जन्मदिन का उपहार देने गया था या फिर वर्षगांठ का उन्हें उपहार देने गया था। ठीक है, तो तीसरा है, स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर क्यों मुग्ध हो गए? तो स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर इसलिए मुग्ध हो गए क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपने कार्य से देश का गौरव ऊंचा उठा दिया था। ठीक है, क्योंकि उसने पैसे नहीं लिए बल्कि ये कहा कि भाई आप अपने देश में यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अगला चौथा है आपका, कि लेखक के अनुसार हमारे देश में किन दो बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है? तो लेखक के अनुसार हमारे देश में दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक है सौंदर्य बोध, ठीक है, सौंदर्य बोध, और दूसरा है शक्ति बोध। ठीक है, पहला सौंदर्य बोध, दूसरा शक्ति बोध। तो इसके बारे में
आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पेज की लिंक दे दूंगा, आप तो जाकर पढ़ लीजिएगा। लेकिन 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, सौंदर्यबोध और शक्तिबोध, क्योंकि सद्या से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 अंक में आपको याद रखना है सौंदर्यबोध शक्तिबोध। इसके आगे आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पाँचवा आपका कि देश में सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है। तो देश में कैसे हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, तो आपको लिख देना है कि भाई बसों में, रेलवों में अगर हम हमारे देश की कमियों को उजागर करते हैं तो हम जो है हमारे देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कर रहे हैं। बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगला आपका जय बोलने वालों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। अब जय बोलने वालों का महत्व हमने नहीं पढ़ा है। देखिए मैं आपको बता दूं जय बोलने वालों का महत्व क्या है। आप कभी क्रिकेट देखने, हॉकी देखने या कोई भी गेम देखने गए होगे या फिर किसी भी कंपटीशन में गए होगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है प्रोत्साहन के साथ किसी को भी प्रोत्साहित करते हैं, तो उसी के लिए जय बोलने वालों का महत्व यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिएगा कि भाई किसी खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए तालियां बजाना, जय जयकार करना, यही हमारे जय बोलने वालों का महत्व प्रतिपादित होता है। ठीक है, दूसरा आपका जापानी शिक्षा लेने आया विद्यार्थी कौन सी गलती से उसके देश के माथे पर कलंक लग गया। तो कौन सी गलती की थी उसने, किताब ली, किताब में से तस्वीरें निकाल ली, वो उसकी गलती थी, तो आप उसे बड़ा चढ़ाकर जो है लिख सकते हैं। अगला आपका देश के शक्तिबोध को चोट कैसे पहुंचती है। तो वही अगर आप रेलवे में, मुसाफिर खानों में, चौपालों में अगर अपने देश की कमियों को उजागर करते हैं तो आप जो है देश के शक्तिबोध को चोट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगला आपका देश के सौंदर्यबोध को आघात कैसे लगता है, प्रकृति को आघात कैसे लगता है। तो वही सौंदर्यबोध को, मतलब अगर वो कूड़ा कचरा फैलाते हैं अपने घर के पास में, सरकारी दफ्तरों में, सार्वजनिक स्थानों पर, तो आप जो है देश के सौंदर्यबोध को आघात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, शक्तिबोध को यानी अपने देश की कमियां को उजागर करना, और सौंदर्यबोध यानी अपने देश पर या सॉरी अपने घर के अड़ोस पड़ोस या अपने देश की जो सार्वजनिक जगह है उस पर जो है कूड़ा कचरा फैलाना। ठीक है, पांचवा आपका देश में लाभ और सम्मान के लिए नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो नागरिकों के कर्तव्य क्या होने चाहिए कि वह अपने देश की प्रतिष्ठा पर आँच ना आने दे, हमें एक सभ्य और संस्कार व्यक्ति बनना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो है पढ़ सकते हैं इसे। अब ठीक है, अब देखते हैं हम सामासिक पदों का समासिक विग्रह। ठीक है, तो समासिक विग्रह, तो देखिए सबसे पहले आपका आजीवन, जीवन पर्यंत, इसमें बनेगा आपका अव्ययभाव समास, क्योंकि आ जो है अव्यय है। ठीक है, दूसरा आपका भरपूरा, भरापूरा। तो भरापूरा ये देखिए दोनों अलग अलग शब्द है, और जहाँ पर भी दोनों अलग अलग शब्द है आपको बीच में योजक चिन्ह लगाकर इधर भी शब्द इधर भी शब्द दिखे, वहाँ पर आपको देना है द्वंद्व समास, और भरा और उनके बीच में आपको और लगा देना है, वो जो कॉमा है उसको हटाकर आपको और लगा देना है। सिंपल से ट्रिक है। तीसरा आता है आपका महान, महापुरुष, तो है आपको महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास आएगा आपका। ठीक है, चौथा आपका एक दंत। तो एक में देखिए आपका जो संख्यात्मक शब्द आ रहा है, जहाँ पर भी संख्यात्मक शब्द आता है वहाँ पर हम क्या ले देते हैं, द्विगु समास। तो यहाँ पर आप द्विगु समास लिख देंगे और एक दंत वाला इसका विग्रह कर देंगे। और चौराहा में देखिए चौराहा, तो ये भी जो है एक संख्यावाची शब्द है चौराहा, यानी 4 रास्तों के बारे में दिया गया है, तो हम लिखेंगे 4 रास्तों का केंद्र यहाँ पर। देखिए आपका दूसरा प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 अंक के लिए पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। इसमें पूछा है लघुधन उत्सव। ठीक है, तो ये बनेगा आपका लघुत्सव, या फिर आपको पूछा है लघुत्सव तो इसको संधि विच्छेद कीजिए तो लघुधन उत्सव। परमानंद का आपका बनेगा परम धनानंद, सूर्योदय का सूर्यधन उदय, नायक का नेधन अक और वनोलक्ष का वनधन ओलक्ष। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर भी आपको संधि का नाम भी लिखना है सीधा, तो यद्यपि का आपका यदि धन अपी बनेगा, क्योंकि देखिए बीच में ध य की ऊपर से शुरू हो रहा है, तो यण संधि बनेगा आपका यद्यपि। दूसरा है आपका लंकेश, तो लंका धन ईश, ये गुण संधि आएंगी आपकी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, और जहाँ पर भी इसी मात्रा आपको दिखे वहाँ पर गुण संधि आप चिपका दीजिएगा। दिनेश में तो देखिए मात्रा ऊपर से दिख रही है, तो यहाँ पर भी हम गुण संधि चिपका देंगे। और देवेश में, देवर्षि है यह, तो देवर्षि में भी आपकी गुण संधि आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप करेंगे देवधन ऋषि, तो यहाँ पर भी देखिए ये मात्रा इसमें लग रही है। ठीक है, तो इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग, फनी, कूल, कुछ भी आप दे सकते हैं, तो मैं इंटरेस्टिंग दे देता हूँ। तो चलिए ये जो वीडियो यहीं तक ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, और इसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।